Yes, 7th class, let's start chapter number 2, shapes and angles. Shapes and angles जो चैप्टर है वो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री होता क्या है? ज्योमेट्री जो होता है एक लैटिन वर्ड है, दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस मेट्री। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। इन दोनों को जोड़ के बना है ज्योमेट्री। इट मीन्स मेजरमेंट यानी कि मापने से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं, आपकी शेप्स, डायमेंशंस वगैरह, तो वो आपकी ज्योमेट्री में आती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड ये चैप्टर करने से पहले हम ज्योमेट्री का जो बेसिक है वो सीखेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ ज्योमेट्री का बेसिक क्या है। ज्योमेट्री की जब शुरुआत होती है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? उसको पॉइंट से। जैसे आप मैथ शुरू में पढ़ते हैं, आपके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, टीचर, तो सबसे पहले आपको मैथ्स में करवाते हैं काउंटिंग 1 2 3 4। ऐसे ही जब आप इंग्लिश पढ़ते हो सबसे पहले पढ़ते हो अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स में आपके आते हैं ABCD। ऐसे ही जब हम मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री शुरू करते हैं तो ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चीज़ होती है जो हम सीखते हैं वो नंबर 1 पे आती है पॉइंट। ज्योमेट्री की शुरुआत जो है पॉइंट से होती है और पॉइंट हमारा ऐसे डोनेट किया जाता है या डिनोट किया जाता है, इसे हम बोलते हैं पॉइंट। और इसको रीड कैसे करेंगे? पॉइंट A। ये है हमारा पॉइंट A। अगर डेफिनेशन पॉइंट की आती है तो हम लिखेंगे पॉइंट इज़ अ डॉट। ये एक डॉट होता है। इट हैज़ नो साइज और शेप। इसकी ना कोई साइज़ होती है ना कोई शेप होती है, जस्ट पोजिशन, सिर्फ एक पोजिशन होती है इसकी। सेकेंड नंबर पे आता है रे। रे जो होता है हमारा वन साइड, अगर हमारी लाइन बढ़ती है और उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं रे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे AB, और ऊपर एक साइड में एरो होता है, वो एरो इधर भी हो सकता है इधर भी, तो इसको हम बोलते हैं, अगर हम रीड करेंगे तो रे AB। तो आप में यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है RAY, रे AB, ऐसा नहीं लिखने की ज़रूरत है। जैसे हम प्लस बोलते हैं कि प्लस करना है तो आप PLUS नहीं लिखते, आप सिर्फ प्लस का साइन से समझ जाते हो कि प्लस करना है। ऐसे इस साइन से समझ जाते हैं कि ये रे है, रे AB। इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन में आएगा इसके, अ रे इज़ अ पोजिशन ऑफ अ लाइन। ये लाइन की एक पोजीशन होती है दैट हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। एंड पॉइंट मतलब वो इनिशियल पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं वो कहाँ पे होता है। इट एक्सटेंड फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, और इसे हम एक डायरेक्शन में कहीं भी बड़ा कर सकते हैं। एक्सटेंड करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारी ये रे है, यहाँ पे A है, ये B है, तो ये इस तरफ हम इसको आगे तक कहीं भी बढ़ा सकते हैं, बट इसको बैक साइड में नहीं बढ़ा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपने रेस शुरू करने में, उनको एक पॉइंट देती हूँ कि आपने रेस यहाँ से शुरू करनी है, तो क्या होगा? कोई बच्चा यहाँ रुक जाएगा, दूसरे वाला यहाँ, तीसरे वाला यहाँ। जब भी वो थक जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनके बीच में ऑब्स्टेकल आएगा तो वो रुक जाएंगे। लेकिन मैंने उनको डेस्टिनेशन जो पॉइंट नहीं बताया कि आपको जाना कहाँ तक है, वो कहाँ तक रेस लगाएंगे, ये मैंने उनको नहीं बताया है। तो इट मीन्स उनका शुरू का तो पॉइंट था कि कहाँ से शुरू करना है, बट ख़त्म कहाँ करना है वो मुझे नहीं मैंने बताया, ना ही बच्चों को पता था। तो इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं टॉर्च का। अब टॉर्च की जो लाइट है वो यहाँ से शुरू होगी, आगे की तरफ जाएगी, वो कहाँ तक जाती है हमें नहीं पता। अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है तो वहीं रुक जाती है, अगर उसको हटा दे तो वो आगे तक जा सकती है, उसका एंड नहीं पता होता। बट लाइट जो है टॉर्च के बैक साइड में नहीं जाती है। ऐसे ही जब बच्चे रन करेंगे तो बैक साइड में तो रन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से शुरू करनी है, एंडिंग पॉइंट मैंने नहीं बताया कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ तक है। तो ये थे आपके रे के एग्जाम्पल। अब आएगा लाइन, थर्ड नंबर पे आता है लाइन। अब लाइन आपकी ऐसी होती है कि उसको हम दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? AB, और ऊपर लाइन, तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? लाइन AB। डेफिनेशन, अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज़ नो बिगनिंग और एंड। इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, हमें नहीं पता होता कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से ख़त्म करनी है। मान लो मैं क्लास में बच्चों को बोलती हूँ स्टूडेंट्स ड्रॉ अ लाइन, तो बच्चे किसी की लाइन इतनी होगी तो किसी की इससे बड़ी होगी, किसी की इससे भी छोटी होगी, किसी की बहुत बड़ी होगी, क्योंकि मैंने उन्हें एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताया है कि आपने लाइन कितने सेंटीमीटर की लगानी है। तो जितने बच्चों का मैं चेक करूँगी तो सबकी लाइन अलग अलग होगी। हमें नहीं पता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ख़त्म करना है, तो इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है एक लाइन का ही पार्ट होता है।
तो इसके 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। इट मीन्स इसकी फिक्स मेजरमेंट होती है, फिक्स होती है ये कि कितनी लगानी है, हमें इसका पता होता है। तो इसको हम शो ऐसे करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एरो नहीं होंगे। अगर दोनों तरफ एरो होंगे तो वो आपकी लाइन बन जाएगी। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोजिशन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट। ध्यान रखिएगा, पॉइंट जो होता है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना इनिशियल पॉइंट होता है। रे का आपका 1 एंड पॉइंट होता है, लाइन के आपका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट के आपके 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। हमें पता है वो कहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से ख़त्म करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपने पूरी क्लास को हम बोलते हैं कि आपने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है। सपोज कि बच्चे 40 हैं, स्टूडेंट्स 40 हैं क्लास में, तो 40 स्टूडेंट्स में से किसी को भी आप पिक करोगे, खड़ा करोगे और बोलोगे कि आपकी लाइन का मेजरमेंट चेक करवाइए, तो सबकी लाइन सेम होगी। 3 सेंटीमीटर मीन्स 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पता होता है कि कितनी लाइन लगानी है, तो इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है आपका एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल जो होता है 2 रे से मिलके बना होता है, जिनका जो मीटिंग पॉइंट 1 होता है, एक ही पॉइंट से निकलती हैं 2 रेस, तो उसे बोलते हैं हम एंगल। अब एंगल का जो साइन ये होता है, जैसे इसमें है, हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी। जो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पे ये बनती है 2 रेस का जो मीटिंग पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं एंगल। तो इसे मैं एंगल बी भी लिख सकती हूँ, एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए। तो ये इसका जो है साइन होता है एंगल का। डेफिनेशन आएगी, एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेस मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट पे 2 रेस जहाँ पे मिलती हैं तो उसे बोलते हैं हम एंगल। अब एंगल के पार्ट्स कितने होते हैं? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एन एंगल? तो एंगल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है आर्म्स, दूसरी होती है वर्टेक्स। आर्म्स कौन सी होती है? देखिए ये जो है 1 और 2 आर्म्स हैं, और ये है इसका वर्टेक्स, बी जो है वो वर्टेक्स है। जो आर्म्स होते हैं उसको हम साइड भी बोलते हैं, एजिस भी बोलते हैं, और वर्टेक्स तो वर्टेक्स जिसको हम कॉर्नर बोल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने हर पॉइंट को बड़े अच्छे से ध्यान से देखना है और समझना है। फर्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल की शेप कुछ इस तरह से होती है, एल शेप में होता है। इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। ये इसका मेजरमेंट जो होता है वो 90 डिग्री होता है। और हाँ, ये लाइन में स्किप कर गई, एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। एंगल हमेशा डिग्री में ही मेजर किए जाते हैं, मापे जाते हैं। तो ऊपर जो छोटी सी जीरो होती है दिखाई दे रही है, इसको हम डिग्री बोलते हैं। 90 डिग्री इसको ऐसे रीड करते हैं। अब देखिए जो ये 90 का एंगल है इसे हम राइट एंगल बोलेंगे। सेकेंड नंबर पे आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। जो भी एंगल 90 से छोटा होगा उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर आप इसको इजी वे में याद करना चाहते हो तो छोटे बच्चे, छोटी चीज़ हमेशा क्यूट होती है, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों, इंसान के हों, किसी के भी हों। तो क्यूट कौन होता है? छोटा बेबी, छोटी चीज़ जो है हमेशा क्यूट लगती है। तो लेस देन 90 से छोटा जो होता है। अब देखिए ये जो एंगल है, यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन लगाती हूँ और ये आपका 90 का एंगल है, इट मीन्स इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। अब 90 से छोटा मतलब 89 डिग्री भी अगर है, 89 डिग्री भी अगर है तो वो 90 से छोटा नंबर है, तो इसलिए ये आपका एक्यूट एंगल है। बाई चांस आपको नंबर नहीं दिया है, सिर्फ शेप दिया और आपसे पूछा जाता है बताइए ये एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, तो आप शेप देख के भी बता सको तो आपने ऐसे एल में एक सेंटर में ऐसे लाइन लगानी है और देखना ये इन 2 लाइन के अंदर है या बाहर है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन में लिखोगे इट इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री की जो लाइन स्ट्रेट होती है, अभी आप आगे नंबर 4 पे यही एंगल आपका आएगा। तो अगर 90 से वो एक पॉइंट भी बढ़ा है, यानी कि 91 डिग्री सेल्सियस भी है तो वो, सॉरी सेल्सियस नहीं, 91 डिग्री एंगल भी है तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑब्ट्यूस मीन्स बड़ा, एक्यूट मीन्स छोटा। उसके बाद आता है आपका 4th नंबर पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मीन्स नाम से ही पता चलता है सीधा। इसकी एक सीधी लाइन बनती है, चाहे वो ऐसे बने, ऐसे ऐसे, यहाँ पे जैसे सीधी लाइन मैंने स्ट्रेट लगाई हुई है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी और एंगल हमेशा ऐसे बनेगा। इसका मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री आएगा। इट इज़ ऑफ 180 डिग्री। नाउ 5th नंबर इज रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है?
जो कि 180 से तो बड़ा होता है बट 360 से छोटा होता है। इट इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब देखिए ये पूरा सर्कल नहीं बनेगा, ये सर्कल में अगर हल्का सा भी यहाँ तक भी आता है और ये जरा सा लाइन इसमें रह जाती है तो भी ये रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। तो ये हमेशा 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। 6 नंबर पे आता है आपका कंप्लीट एंगल। सब एंगल्स के नाम से ही मैक्सिमम एंगल्स के पता चलता है। कंप्लीट मीन्स पूरा, जिससे हमारा ये पूरा सर्कल बन जाता है। ये सर्कल हमारा बन गया, तो ये जो एंगल है ये है हमारा कंप्लीट एंगल और इसका मेजरमेंट होता है इट इज़ ऑफ 360 डिग्री। ये आपका 360 डिग्री का होगा। पूरा सर्कल जो होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है। तो अब हमने किए हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद आता है आपका शेप्स। शेप्स क्या होती हैं? द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स आउटलाइन आउटर बाउंड्रीज। शेप जो होती हैं, हम शेप बनाने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए। 2 साइड से हमारे एंगल बनते हैं, तो मिनिमम 3 साइड से हमारी शेप बनती है। और शेप हमारी 2 टाइप की होती है, ओपन शेप होती है, क्लोज शेप होती है। ओपन मीन्स जैसे मैंने ऐसे किया और ये यहाँ पे छोड़ दी, यहाँ पे रास्ता रह गया इसका निकलने का, तो ये हमारी ओपन शेप है। मान लो मैंने ऐसे लाइन लगाई, ऐसे कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से ये ओपन है, इट मीन्स ओपन शेप है। दूसरी होती है क्लोज शेप। क्लोज शेप में आपका बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं होता। आप कितनी भी लाइनें लगाइए तो आपकी बिल्कुल बंद होती है। क्लोज मीन्स बंद। अच्छा, दूसरे टाइप में इसको बोला जाता है, बाकी 2 टाइप से शेप्स और होती हैं, उसको बोलते हैं प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप। प्लेन जो होती हैं शेप जिसको हम सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन ओनली ड्रॉ द प्लेन शेप। बट सॉलिड शेप्स जो होती हैं वो आपकी 3 डायमेंशनल शेप होती हैं। प्लेन शेप का दूसरा नाम है 2 डायमेंशनल शेप, जिसको आप 2D और 3D बोलते हैं। 3D में आपकी सॉलिड शेप्स आती हैं और 2D में आपकी प्लेन शेप्स आती हैं। प्लेन शेप बहुत सारी होती हैं, तो हम यहाँ कुछ शेप्स के नाम या कुछ शेप की को डिफाइन करेंगे जो कि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आता है ट्रायंगल। देखिए मिनिमम 3 साइड्स आपको एक शेप बनाने के लिए चाहिए होते हैं। 2 लाइन से आप कोई भी शेप नहीं बना सकते। एक ओपन शेप बना सकते बट क्लोज शेप नहीं बना सकते। तो क्लोज शेप जो होती हैं आपकी 2 टाइप की होती हैं, प्लेन शेप एंड सॉलिड शेप, जिसको आप 2D एंड 3D बोल सकते हो। ट्रायंगल क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाता है ट्रायंगल के आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रायंगल की जो एजिस मतलब लाइन एंड वर्टिसेस वी हम लिख देते हैं। और इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ होती हैं, एजेस, वर्टिसेस और फेसेस हम लिख सकते हैं। बट हमेशा प्लेन शेप जो होते हैं 2D शेप का एक ही फेस होता है, इसमें 1 1 1 1 ही आएगा, 1 फेस होता है हमेशा। और इसकी एजेस कितने देखिए काउंट कीजिएगा। एजेस मतलब साइड्स लाइन 1 2 3 एजेस हैं, तो ट्राइंगल की 3 एजेस हैं। और वर्टिसेस, ये कॉर्नर को हम वर्टिसेस बोलते हैं, तो 3 वर्टिसेस हैं। आपके पास ये क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है तो आपने आंसर देना है। नाउ स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? अ क्लोज शेप विच हैव ऑल 4 साइड्स इक्वल, ठीक है, हैविंग 4 साइड एंड ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इसके चारों एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं और इसकी सारे शेप्स इक्वल होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो सब 2 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। अब इसके अगर आपसे पूछा जाए एजेस कितने होते हैं तो 4, क्योंकि 1 2 3 4 लाइन्स की होती हैं। और वर्टिसेस भी इसके 4 होते हैं। फेस 1 ही होता है हमेशा 2D शेप का, ठीक है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? अ क्लोज शेप which have 4 sides and 2 opposite side are equal. 2 opposite sides are equal means ये देखिए दोनों आपस में इक्वल। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ठीक है। तो इसकी अगर साइड्स एजेस मतलब साइड्स देखिए 4 हैं और इसके वर्टिसेस भी 4 हैं, ये कॉर्नर यानी कि वर्टिसेस। नाउ सर्कल। सर्कल जो होता है एक इसकी कर्व शेप होती है, इसकी हम एजेस लिख सकते हैं 1 कर्व एज, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट में आएगा तो 0 आएगा इसका, और इसका कोई कॉर्नर नहीं होता, ये गोलाई में होता है, राउंड शेप में होता है, फेस इसका 1 होता है। ऐसे ही ओवल का भी हमारा, हम इसको एक कर्व्ड इसकी एजेस हो सकती है, वैसे 0 लिखेंगे, स्ट्रेट तो नहीं है ना इसकी कोई भी एज। उसके बाद आता है आपका डायमंड। डायमंड भी आपकी 4 शेप्स होते हैं, बट इसके ऑल एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, नहीं होते हैं वैसे तो। उसके बाद आते हैं आपकी पेंटागन। सॉरी मैंने बाद में लिख दिया, हेक्सागन पहले लिख दिया। पेंटागन जो होते हैं उसकी 5 साइड्स होती हैं। प से 5 और प से पेंटागन, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 आप इसमें लिख सकते हैं। इसके एजेस एंड वर्टिसेस 5 एजेस एंड 5 वर्टिसेस होते हैं। उसके बाद आता है हेक्सागन। हेक्स 6 हेक्स, ठीक है, एक राइमिंग वर्ड बन जाता है 6 एंड हेक्स। तो इसकी 6 साइड होती हैं और जिसकी 7 साइड होती है उसको
हेप्टागन बोलते हैं। जिसकी 8 साइड होती है उसको ऑक्टागन बोलते हैं, 9 साइड को नोनागन, एंड जिसकी 10 साइड्स होते हैं उसको बोलते हैं डेकागन। तो ये तो हो गया साइड्स, ये आपके लेसन में भी है। उसके बाद आता है आपका 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप में आपका आता है जैसे ट्रायंगल से आपका कोन बनता है, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड सिलेंडर, जिसको आप इसकी एजेस